देखिए यहाँ हम लोग क्या देखने वाले हैं? आराम से बस। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई? महिला लोग देखिए, ये है ना महिला ग्रुप, ठीक है। ये ज़्यादा हो गया, ठीक है। देखिए महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली, हम बोले वाला कैसे हो गया, लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी, है ना, सक्रिय रूप से शुरू से ही शामिल थी। लेकिन बात ये कि वैल्यू नहीं देता कोई यार, वैल्यू, हाँ अच्छा चलो, वैल्यू नहीं देता कोई ने, तो कोई वैल्यू नहीं देता कि सक्रिय रूप से वो पूरा क्या थी, शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि पीछे वाला सारा कुछ हम लोग को ध्यान में है या नहीं है। कल बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ना, फांसी वांसी हो गया सबका, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, उसके बाद फांसी वांसी होने के बाद धड़ से अलग भी हुआ, है ना, वो गिलोटिन, हाँ रॉबेस्पियर। क्या नाम था रॉबेस्पियर, पूरा नाम? रॉबेस्पियर का पूरा नाम क्या था? नहीं, गिलोटिन रॉबेस्पियर। गिलोटिन का आविष्कार कौन किया? गिलोटिन डॉक्टर गिलोटिन। हमारा उल्टा पूछ रहा है, मारूंगा दांत में बैंड हो जाएगा, छोटा कहीं ना। मैं जब तक पूछूंगा तब तक उससे पहले पूछ रहा है कि यार क्या पूछेंगे, सर पूछेंगे अभी। देखिए यहाँ उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी, किनकी भागीदारी? महिलाओं की। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। किसके लिए काम करती थी? जीविका निर्वाह, है ना, जीविका। जैसे तीसरे स्टेट की जितने भी क्रांतिकारी, क्या बताया गया यहाँ पे, तीसरे स्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए क्या करती थी? काम। मतलब बहुत ज़्यादा जो अब लगे हुए थे अपने काम में, है ना, ताकि अपना जीविका चला सके। जीविका मैंने समझते हैं या नहीं समझते हैं? जीवनयापन, ठीक है, जो अपना जीवनयापन के लिए जितनी आवश्यक वस्तुएं होती है। वे सिलाई बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, है ना, कपड़ों की धुलाई, सिलाई बुनाई। फिर क्या, बाज़ारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। जो ज़्यादा रईस वगैरह हैं उनके यहाँ पे क्या करते थे? घरेलू काम क्या करते थे या नहीं करते थे? ठीक है, तो तू लोग कैसे जानता? बोले करते थे या नहीं करते थे? बोले हाँ। फ्रांस कौन है मेरा? अमीर आदमी के यहाँ काम करते थे। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। बहुत सारी महिलाओं के पास व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे, है ना। केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा तीसरे स्टेट के धनी परिवारों की लड़कियां ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, है ना। कॉन्वेंट में जो पढ़ पाती थी वो कौन पढ़ पाते थे? कुलीनों की लड़कियां। कौन? कुलीनों की लड़कियां और तीसरे स्टेट के धनी परिवार की लड़कियां, जो वही सब क्या कर पाती थी? पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना, क्योंकि बहुत पावरोटी की कीमत बढ़ा हुआ था, तो लाइन लगा के पावरोटी लेना पड़ता था, खाना पकाना पड़ता था, पानी लाना पड़ता था। आप लोग कितने महिला ग्रुप, आप लोग बताएंगे कितने लोगों को खाना बनाना पड़ता था? बनाते हैं? तो हमारा लगता है कि तुमको लूर नहीं है, जानते हैं खाना। अरे क्या हुआ रे? चावल देखती है, मम्मी बोलती चावल क्या देखेंगे? उबल रहा अपना। क्या हुआ रे? हैं? क्या क्वेश्चन था? खाना बनाता है घर में? बनाता न बनाती? तो तू लोग कौन कौन खाना बनाते हैं? चंदन वाला हमको रोटी सब्जी आता है। कौन चंदन? अरे चंदन, कहाँ है चंदन? रोटी सब्जी बनाने आता है तुमको? तब मेरा रूम में रह जाओ तुम, टेंशन नहीं। पैसा देंगे, खाना पीना फ्री हो जाएगा, और कुछ नहीं, पैसा वैसा नहीं मिलेगा। छोड़ दीजिए। हम रह जाएंगे, पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जला हुआ रोटी दीजिएगा, मारबो करूँगा। अरे ए हुडर मुहन, चुप रहो। बोलता हाँ सर। हुडर मुहन बोलता हाँ सर, ठीक है। तो लड़कियां जो क्या काम करती थी?
खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पावरोटी लाना और बच्चों की देखरेख आदि करना, है ना। बच्चों की देखरेख जानवे करते हैं वो सब कैसे करती है, आप लोगों को नहीं बताया था एक दिन भी। वो ले लड़का सब भी लेना चाहता था, गोदी ले लेता है, लेकिन वो सब कैसे, क्या बाबू क्या हो रहा है, आजा, उसको ऐसे रहेगा। और लड़के ले क्या हो गया रे, लगेगा वो बुतरू है, नहीं बुतरू है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। वो एकदम मैंने पूरा एकदम पूरा एकदम नहीं आ रहा है, रो रहा है पूरा, जान रही है इस अलग खिचलिन जैसा दिख रही है, एकदम डाइन जैसन दिख रही है, चुड़ैल जैसन दिख रही है, तो यो मतलब तैयो और लेना चाह रही है वो जबरदस्ती। बच्चा को गोदी में ले। तो किसको लेते, बूढ़ा को बोलती है बच्चा को हम गोदी नहीं लेते, बूढ़ा को लेती है। छोड़ो, उनकी मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी, और उनकी मजदूरी जो थी, किनकी मजदूरी, बूढ़ा नहीं महिलाओं की मजदूरी जो थी वो पुरुषों से क्या थी, कम थी। बहुत मजा आ गया ना। वैश्यावृत्ति मतलब काम में है, अपना कुछ बिजनेस उजनेस का काम कर रही है। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए। आप जैसे देखिए, आप जैसे उन अपनी बातचीत करने के लिए क्या किए, खुद की क्या किए, राजनीतिक क्लब शुरू कर दिया। जैसे आप जैकोबिन क्लब था ना, है ना, उसी प्रकार से अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। फ्रांस के विभिन्न नगरों में, अलग अलग नगर में लगभग कितने क्लब आए, उनमें द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन सबसे मशहूर क्लब था, है ना। कौन सा उनमें से सबसे मशहूर जो क्लब था वो क्या, कौन कौन सा था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिवोल्यूशनरी एंड क्या रिपब्लिकन वीमेन, ठीक है, सबसे मशहूर क्लब। इस क्लब उन लोग का एक गठन था जी, समूह बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, समूह, ठीक है। तो उनकी एक प्रमुख मांग यह थी, माने वो जो मांग करती थी उसमें प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, कि जैसे पुरुष जिस तरह से राजनीतिक अधिकार में थे। एक बात बताइए, अभी चुनाव हो रहा है, महिलाएं कितने ऐसे आप लोगों के यहाँ पे माताएं जो है चुनाव के बारे में बात करती है, बताइए तो, बात करते हैं आपके यहाँ? और अच्छा एक और, लेकिन पुरुष में से कितने लोग बात करते हैं, या तो घर में जिक्र करते हैं, या तो फिर किन्हीं से बाहर में, चाचा उचा से, अंकल से, बगल के चाचा से, किन्हीं से एकदम जिक्र कर रहे होंगे, या फिर वोट ककरा दभी, ककरा जीते भी, फलाना ठिकाना। कौन कौन हाथ उठाए? पापा तो बहुत नहीं, तू लोग नहीं सुना है, कोई सुनता भी है या नहीं सुन, मैं समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्या पूछ रहा हूँ, समझ भी रहा है। चुनाव राजनीति में जो पुरुषों का जो होता है वो क्या होते हैं, ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं, और महिलाएं क्या एकदम, उनको मतलब भी नहीं है देश दुनिया से, सब चल रहा है, ठीक चल रहा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को मेकअप में कोई दिक्कत नहीं है अभी, चलो, है ना। महिलाओं के पास ये अपना साड़ी से मतलब है, उनका गहना से मतलब है, कोई टेंशन नहीं है, सब सुरक्षित है ना, ठीक है, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या मेकअप बढ़िया से हो जा रहा, हाँ ठीक है, ठीक है। तो बस वही टेंशन आता है, लेकिन उन लोगों को मांग था कि हम लोगों को भी क्या दीजिए, राजनीतिक अधिकार दीजिए। कैसे नहीं दीजिएगा, हम लोगों को भी क्या दीजिए। कौन मांग रहे थे रे, महिलाएं, है ना। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। 1991 बोल दिया हम, 1791 ही पढ़े, चल ठीक हुआ, बढ़िया हुआ, नहीं तो 1991 आदि बोल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाए। 1791 में जब बना था वहाँ पे संविधान, तो उसमें क्या दिया गया था, उसको कौन सी दिया गया था, निष्क्रिय नागरिक के रूप में दिया गया था दर्जा, समझे कि नहीं। तो बहुत गलत हुआ उन लोगों के साथ। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा, तभी उसका प्रतिनिधित्व क्या हो पाएगा। हमको सरकार में क्या चाहिए, क्या हो रहा है, लड़ाई हुआ किसका, बाहर में नंबर बाइक वाला, हाँ बाहर में कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बाइक वाला नहीं कुछ हुआ है, फिर मजाक करता है, बाइक वाला चल गया क्या, खोल के देखे पड़ेगा हम लोग।
देखो रे, ये सब मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। देखो एकदम धकधकिया एकदम बढ़ा देता हमरा, और टायरवा भी ऐसे फट जाएगा, अभी लग जाएगा 2,500 लोग खर्चा। चलो यहाँ ध्यान दो। हम तो जा रहे थे देखने के लिए, हमने सच्चे ऐसा हो गया क्या। सुनो आगे। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया है ना। क्या बताया गया कि स्कूली शिक्षा को क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है। अब पिता उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। पिता जो है उनके मर्जी के खिलाफ शादी के लिए क्या नहीं कर सकते थे, बाध्य नहीं कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती उनको शादी करने के लिए बोला जा रहा है। शादी को स्वैच्छिक अनुबंध माना गया। स्वैच्छिक मैंने अपनी इच्छा के अनुसार से उसका अनुबंध माना गया। ऐसा नहीं कि पहले से सेटलमेंट करवा के मतलब पूरा जैसे एकदम शादी करवाओ जल्दी भगाओ ये सबको। ठीक है। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा है ना। नागरिक पंजीकरण के तहत उनका क्या किया जाने लगा, पंजीकरण किया जाने लगा नागरिक कानूनों के तहत। रजिस्ट्रेशन बोलते हैं इंग्लिश में है ना। उसको क्या, उसको नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा, माने उसको भी काउंटिंग करने लगा देश के नागरिक के रूप में। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया। जो तलाक है, तलाक समझते हैं है ना। तलाक को क्या कर दिया, कानूनी रूप दे दिया गया। जो तलाक होता है ना, बोल दे मैंने तलाक दे देता है महिलाओं को तुरंत। महिला जो भी है, महिला पुरुष किसी को भी तलाक दे सकता है, ऐसा कुछ थोड़ी है। लेकिन तलाक कुलाक अच्छी बात नहीं है। अभी तो लोग तो खैर बुतरू है लगता है। और मर्द और औरत दोनों को ही इसकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब जैसे ऐसा नहीं कि खाली वहाँ पे मर्द जो है, पुरुष चाहते ही नहीं है तलाक देने, औरत चाह रही है तलाक देने, तो दोनों के बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं और तलाक देना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों का क्या होना चाहिए, मर्जी होनी चाहिए, ऐसा है। ठीक है। न तो ऐसे छोड़ के भाग जाएगा। मान लिया पुरुष को बोल दिया तलाक, तो पुरुष क्या करेगा, एक के साथ 1 साल रहा फिर तलाक दे दिया, दूसरा अपनी ब्याह के लिए आया। ठीक है। ऐसा मौका दिया गया तो आप लोग क्या करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं छोड़ेंगे सब। किसको नहीं छोड़ेंगे। अभी बुतरू तू लोग 9वीं क्लास में रही, क्या ही ना करता है, बोलता नहीं छोड़ेंगे, एक ही को रखेगा, वरना नहीं छोड़ेगा। क्या मौका नहीं छोड़ेगा, जय को हम समझते हैं तो लोग। ठीक है। देखो यहाँ तो अब बहुत इंटरेस्टिंग लगा ने, सब एकदम खुश रहता, पढ़ने वाला में कुछ ये रह जाए। हाँ, अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। हम दोनों मोटे मोटे व्यवसाय कैसे, छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा है। राजनीतिक अधिकारों के लिए क्या रहा, उनका संघर्ष जारी, कि राजनीति में उनको क्या देना है, क्या देना है, अधिकार चाहिए उन्हें भी। ठीक है। आतंक राज के दौरान, आतंक राज तो जानबे कर रहे हैं, कब से कब तक बोला जाता है, 1793 से 94 तक, समझे कि नहीं। क्या आतंक राज बोला जाता है, क्यों, रॉबेस्पियर क्या कर एकदम इतना सुधार, उतना एकदम नीति लगा दिया था उसमें, इतना दृढ़ नीति था कि मत पूछिए, पूरा कठोर है कि नहीं, कठोर कानून पूरा। आटा तक खाने नहीं देता था बढ़िया आटा, कोई नहीं खाएगा, दिमाग मत। ठीक है। आज इस पर हाँ खाएगा गिलो, मैंने जो इसको। ठीक है। तो लोग आप पढ़ लिया, ज़्यादा पढ़ लिया। अब हमको तुम्हारा आँखियाँ कैसे फूल गया रे, वही गिलोटिनवा पढ़ के उनकी। अंशु, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, शिवम गुप्ता। उसका आँखियाँ ज़्यादा खा लिया, उसका भाता वाता इधर आ गया, का उधर से भर गया रंग करके। लड़ाई किया था, लड़ाई नहीं करते हैं। नहीं तुम तो सीधा है दूध के धोवल। कौन जी पहले,
हम वचन मानते हैं। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और देखिए यहाँ पे क्या किया गया था, है ना। आतंक राज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कि जब आतंक राज चल रहा था तब इसको क्या कर दिया गया था, महिलाओं को मतलब बहुत सारे क्लब को बंद कर दिया गया था और उस पर क्या गिरफ्तार कर लिया था, बहुत सारी महिलाओं को, जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया है। आतंक राज में फांसी गिलोटिन होनी चाहिए, ऐसे फांसी में चढ़ा दिया होगा, हो सकता। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का आंदोलन अगली सदी में भी अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियों को प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंततः सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। कब? 1946 में। अंततः ये महिलाओं के बारे में था, इस वजह से महिला वाला अंत हो गया। फिर बीच में कहानी फिर पीछे से शुरू होगा, समझेंगे नहीं थोड़ा सा। ये कहाँ कब हो गया सर? 1946 में। क्या हो गया? इनको मत देने का अंततः अधिकार मिला। कहाँ के महिलाओं को? फ्रांस की महिलाओं को। कहाँ की महिलाओं को? फ्रांस की महिलाओं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जान लीजिए। क्रांतिकारी महिला ऑल्म दे गुज, ये कौन? 1748 से 1793 का जीवन पूरा एकदम। ऑल्म दे गुज क्रांतिकालीन फ्रांस की राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में सबसे महत्वपूर्ण थी। सबसे कौन थी? उन्होंने संविधान तथा पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उसमें महिलाओं को मानव मात्र के मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया था। मानव में जो था, महिलाओं का जो अधिकार था, उससे क्या रखा गया था? उन लोगों को वंचित रखा गया था। इसलिए उन्होंने क्या किया? सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया। कौन सा घोषणा पत्र? महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र। यहाँ पे क्या था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग करते हुए भेजा कि इस पर कार्रवाई की जाए। इस पर क्या की जाए? कार्रवाई की जाए। सन 1793 में ऑल्म दे गुज ने महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद कर देने के लिए जैकोबिन सरकार की आलोचना की, उसकी आलोचना की, मतलब बुराई की, है ना, बहुत ज़्यादा, है ना। उन पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। इसके तुरंत बाद उन्हें क्या मिल गया? फांसी में लटका दिया गया उनको, क्योंकि आंदोलन कर रही थी। आप समझ रहे हैं, अच्छा काम करने में भी इनको फांसी मिल गया। बताइए तो क्या कर सकते हैं? कुछ किया जा सकता है? देखिए यहाँ बेकरी की दुकान में, बेकरी मतलब आप लोग को समझाया था कौन सी, जिसमें पावरोटी मिलता है, वहाँ पे उसको बेकरी की दुकान में कतार में महिलाएं, कतार में कौन है? महिलाएं पूरे लाइन में लगी हुई है। खाने पीने की चीज़ जो है कौन ध्यान देती है? महिलाएं ही ध्यान देती है। क्या ख़त्म हुआ, नहीं ख़त्म हुआ, है ना, ज़्यादा नहीं। अब दास प्रथा का उन्मूलन क्या हो गया सर? दास प्रथा का। अब एक महिलाओं के बारे में पढ़ लिया। अब दास प्रथा की, दास बना के जो रखता था आदमी, क्या बना के रखता था? उसका उन्मूलन कैसे हुआ जरा समझिए, है ना। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था, है ना। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गॉडेलॉप और सेंट डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे, है ना। कौन कौन इसके महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे? मार्टिनिक, गॉडेलॉप और सेंट डोमिंगो। किसका? तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफ़ी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण क्या थे? आपूर्तिकर्ता। एंड अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था, है ना, बगानों में श्रम की कमी, है ना, कि जैसे दूसरा जगह पे काम करने का अनिच्छा का जो मतलब था वो क्या था? बगानों में क्या था? श्रम की कमी। जो बगान थे उसमें काम करने वाले लोग क्या थे? कम थे। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया, है ना। किससे पूरा किया गया? त्रिकोणीय दास व्यापार। मतलब क्या हुआ कि जैसे लोगों को क्या किया जाता था? एक देश से दूसरा जगह पे उठा के लेके जाता था आदमी, है ना, चलो वहाँ काम दिलवाएंगे, और उसको काम करवाता था वहाँ पे जबरदस्ती। समझे या नहीं समझे? ऐसे जैसे आप लोगों को भी बहुत सारा, यहाँ इधर लोकल का भी आदमी को बहुत ले जाता है, बोलता है चलो वहाँ पे ये काम करवाएंगे, वो काम करवाएंगे, और ले जाके एक से एक दूसरा काम करवाता है। अब मजबूरी से चल जाता है तो फिर करना पड़ता है। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, है ना। दास का व्यापार जो हुआ, दास का व्यापार, दास को मैंने आदमी को ही बेचता था आदमी,
उसका व्यापार जो है 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, है ना। क्या बोल रहे हैं, सौदागर जो थे, है ना, फ्रांसीसी सौदागर। सौदागर किसको बोलते हैं, जो वस्तुओं को क्या करते हैं, खरीदते उठते हैं, खरीद के और दूसरे को बेचते हैं। तो फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नानते बंदरगाह, बोर्दे या तो फिर कौन सा बंदरगाह, नानते बंदरगाह समझते हैं, किसको बोला जाता है, जहाँ नाव आके रुकती है, नाव का स्टेशन नहीं। तो बोर्दे या नानते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। कहाँ पे ले जाते थे, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा वहाँ पे लेके गया आदमी को, है ना। भारत का भी आदमी को बहुत लेके गया वहाँ अफ्रीका में। कहाँ का आदमी, भारत का भी बहुत सारे आदमी अभी भी मिलेंगे, भारतीय मूल के हैं। हाँ, भारत का आदमी खैर सब देशों में मिल जाएगा, ये बात सही बोला। जहाँ वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे, स्थानीय सरदारों से क्या खरीदते थे, दास खरीदते। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की, कितने माह की, 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। ठीक है, अरे ठीक है, उसको क्या करके दाग दाग। अब देखा कितने लोग देखा KGF, कितने लोग देखा, देखा भी लेकिन नहीं, KGF मूवी नहीं देखा, खाली बहुत लोग हाथ नहीं उठा रहे, सोच रहे मारेंगे सर क्या, है ना। देखा है सब लोग, देखो उसको क्या मतलब देखा, सब देखा जाता ना, खाली KGF पूरा एकदम हमारे यहाँ थी करता था, नहीं देखा जोटे हमारा खाली भागेगा। चुप रहो, रिंकुआ 10 बार देख चुका होगा, उसको खाली भाजने से हो जाएगा यहाँ ज़्यादा बार। तो देखिए उसको क्या है कि जैसे एक मुहर टाइप का लगा दिया जाता है, अरे मुहर मार दिया जाता है कि अब यहीं का क्या बन गया, मजदूर है तो क्या, हाथ पीठ में मार देता था, बहुत हाथ में मार देता था, जहाँ पे मैंने कहीं एक बार दाग निशान लगा देता था, है ना। उसको हम लोग बंधुआ मजदूर कहते हैं। क्या कहते हैं, बंधुआ मजदूर। हम लोग नहीं, सब लोग कहते हैं, ठीक है। खैर हम लोग में सब आ गया। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक क्या कर देता था, 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था, है ना, भर दिया। वहाँ उन्हें बगान मालिकों को बेच दिया जाता था। बगान मालिकों को क्या कर दिया जाता था, बेच। अच्छा, बगान मैंने आप लोग क्या समझ रहे हैं, गार्डन, बगीचा। वहाँ खाली की करेगा, फूल थी करेगा, अरे नहीं, बगान मतलब सब जहाँ पे खेती होती होता है। चाय बगान है, खेती करने का, आपका गन्ना का बगान हो गया, धान का बगान हो गया, सबका मतलब एक तरह का फसल है, तो उसको क्या बोल सकते हैं, बगान बोल सकते हैं, फार्म हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्म, समझे कि नहीं समझे। बगान मतलब ऐसे होता है, और बगान में और पशुपालन भी हो सकता है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने एक ही तरह से काम कर रहा हूँ वहाँ पे, उसको क्या बोल सकते हैं, बगान बोलते हैं। बगान मैंने ये नहीं समझे कि गार्डन, है ना। सब लोग कोई पूछता नहीं, बगान तो जानिए रहा है, बगान, हाँ बगान जानते हैं। क्या क्या बोल रही है, तुम उसको क्या थी कर रही है, इतना हिला डुला रही, सर अपना स्थिर रखो न, छूना नहीं उसको, दूर रहेगी, तो छूना नहीं। उठा मारेगा, देखेंगे। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ, है ना। क्या बताया गया कि दास श्रम के बल पर, मैंने दास, जब दासों को यानी कि पूरा मजदूर को लेके गया और पूरा मजदूरी करवाया गया, तब क्या हुआ, उनके बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी एवं नील की बढ़ती मांग को क्या करना संभव हुआ, पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नानते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। अब जैसे वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जब व्यापारी होने लगा, किसका व्यापारी होने लगा, किसका होने लगा, दास का। किसका व्यापार, दास का। तो वो जगह जो है, जो आपका बंदरगाह था, बोर्दे और कौन सा, नानते, है ना। बोर्दे और क्या, नानते। कैसे याद रखेगा, बोर्दे और नानते, भरत से कैसे, बंदरगाह है तो बोर दे, बोर देना मैंने समझ रहे। अरे पानी में क्या करता है, बोर देता है, गांव में तो सुना है, ये वर्ड सुना है, अरे डूब गया, उसको क्या करना कहते हैं, बोर दिया। नहीं नहीं वर्ड प्रयोग करता है, छोड़ दो। है समृद्ध नगर मतलब क्या हो गया, धनी, तो धीरे धीरे वो क्या बनते गया, नहीं समझ पाया, समृद्ध, अरे धनी बन गया धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ मजदूरी होने। अब जैसे मान लीजिए कि अभी एम्स बना देवघर में, बना ना जी,
तो सर उधर इलाका जो हो गया वो समृद्ध हो गया। बोले कैसे समृद्ध हो गया? अभी जितने जो बिजनेस करेगा 4 गो होटल खोल देगा, 4 गो होटल की बहुत होटल चलेगा, एम्स छोटा मोटा हॉस्पिटल है ना, बहुत होटल चलेगा, बहुत का बिल्डिंग अभी क्या हो जाएगा, भाड़े पर लग जाएगा, लगेगा या नहीं लगेगा? तो वो जो क्षेत्र बन गया वो क्या बन गया? समृद्ध बन गया। जैसे इस कोचिंग को ही ले लेते हम छोटे से रूप में, तो अभी जैसे कोचिंग है तो आप लोग आते हैं तो इधर अगल बगल का दुकान से कुछ ना कुछ तो जरूर खरीदते होंगे, कॉपी खरीद लिए, कलम खरीद लिए, कुरकुरे खरीद लिए, कुरकुरे तो खरीदते ही खरीदते हैं, ठीक है, कुछ खरीदे या नहीं खरीदे तो है। लक्की जूस 2 रुपया, 1 रुपया मिल रहा है लक्की जूस, 1 रुपया मिलता है जी। हाँ, लेकिन आप गाँव से लाते हैं, मैं इसीलिए आपको पता है। है कौन सी? इधर 2 रुपया लेता है, 1 रुपये। दार्जिलिंग में 1 रुपया, तो सब दार्जिलिंग से खरीद के ला रहे। छोड़ो हटाओ। हाँ सुनो, तो इधर समृद्ध हुआ कि थोड़ा सा धीरे धीरे जरा सा समृद्ध होगा, तो वही समृद्ध। तो ऐसे प्रकार से वहाँ पे जब व्यापार हो रहा था किनका, दास का, तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या बन रहे थे, समृद्ध बन रहे थे कि बन गए, है ना। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई, है ना, ज़्यादा निंदा नहीं हुई। बोले कि 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा का ज़्यादा निंदा नहीं हुई, ऐसा ठीक है, बढ़िया है, चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं, है ना। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। सभी दासों को क्या मुक्ति का कानून क्या कर दिया, पारित कर। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा, एक छोटे से ही अवधि तक ये लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने, आप लोग पढ़े थे कल कि कहाँ से, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। तो 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। 10 वर्ष के बाद पुनः वो क्या कर दिए, दास प्रथा शुरू कर दिए। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो मैंने क्या होता है जरा उधर देखेंगे हम लोग, ठीक है, साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। उसका जो उन्मूलन किया गया वो कब किया गया, 1800 फाइनली एकदम मैंने लास्ट में जो दास प्रथा का अंत हुआ वो 1848 में हुआ, ठीक है। निग्रो का अर्थ क्या है, देखिए, निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग हैं, है ना। सहारा रेगिस्तान जानते हैं, है ना, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, है ना, कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो वहाँ के जो दक्षिण इलाके में जो लोग रहते थे उन लोगों को क्या कहा जाता है, निग्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निग्रो। यह अपमानजनक शब्द है, इसका अर्थ जिसका यह अब प्रायः इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये कैसा था, ये अपमानजनक शब्द था। कैसे था, अपमानजनक शब्द। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे समाज में भी जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसे बोल देंगे तो बुरा लग जाता है। अभी जैसे संथाली यानी कि आदिवासी लोग हैं, है ना, उन लोगों को ऐसे आप नॉर्मली जाके क्या बोल देते हैं, कोई आदिवासी है या फिर रविदास समझते हैं, है ना। हालांकि अब कैमरा के सामने बहुत सारी चीज़ बोलना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम मेरा तात्पर्य सिर्फ समझाना, ठीक है। तो आदिवासी लोगों को हम क्या बोल देते हैं, बहुत सारे लोग मांझी बोल देता है, क्या बोलता है, मांझी, तो उन लोगों को बुरा लग जाता है। रविदास लोग को क्या बोल देता है, चमार बोल देता है, तो क्या लग जाता है, बुरा लग जाता है, लगता है कि नहीं। जैसे कोई, क्योंकि उन लोगों को इस तरह से बोला जाता है ना हमेशा, इस वजह से बुरा लगता है। अब जैसे किसी को कोयरी बोल दिया, क्या बोल दिया, कोयरी बोल दिया, तो अगर मैं बुरा है, माहरी बोल दिया तो ना ज़्यादा बुरा। माहरी बोलना तो गुस्सा जाएगा तुरंत, माहौरी बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, माहौरी, तो नहीं गुस्साएगा, है ना। यादव बोल दी सबको तो कुछ गुस्साएगी नहीं। गवार बोल दी तो आई कौन सी है, दोसर तुम है, आई तो रवानी है। इन लोगों को क्या बोला जाता है, कहार बोला जाता है, रवानी, है ना। चंद्रवंशी है, कहार है, ठीक है। डोली उठाने वाले यही सब होते हैं, ठीक है। आप डोली नहीं उठाते हैं, आपको नहीं, हाँ पहले उठाते, तब तुम उठाने जाती इनकी करती आया, छोड़िए। तो वो उस प्रकार से एक जो शब्द था निग्रो, कौन सा शब्द था, निग्रो, वो अपमानजनक शब्द था। क्या था, अपमानजनक, ठीक है, छोड़िए। और दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, है ना। क्या ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है। देखिए क्या है,
क्या राजनीति लोगों का क्या है? अच्छा, क्रांति और रोजाना की जिंदगी, क्रांति और क्या? रोजाना की जिंदगी। ठीक है, अब जाके सांस में सांस आई। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? पर राजनीति क्या बोलचाल को या फिर उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? सन 1789 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। बहुत सारे परिवर्तन आए या नहीं आए? आए। क्रांतिकारी सरकार ने कानून बना कर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बोला क्या बताया जा रहा है कि क्रांतिकारी सरकारों ने, कौन सी सरकार? क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद, बास्तिल के क्या? विध्वंस के बाद 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। किसकी समाप्ति? सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था। 10th में फिर से मिलेगा सेंसरशिप शब्द, और इससे पहले सेंसरशिप शब्द आप लोग पढ़ चुके होंगे, भूल गए? ये तो आप लोगों की खासियत है ना? ये आप लोगों की क्या है? खासियत है, इसमें बुरी बात नहीं है ना? तो सेंसरशिप का अर्थ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किन्हीं के बारे में भी सिर्फ अच्छाइयों को बताया जाए। किसके बारे में बताया जाए? सिर्फ अच्छाई, बुराई को छिपा लिया जाए तो उसको कहते हैं सेंसरशिप। क्या कहते हैं? सेंसरशिप। समझे या नहीं समझे? तो ये पहले किनके बारे में प्रयोग, किन के प्रयोग में होता था? राजाओं के प्रयोग में, मैंने राजाओं के लिए प्रयोग होता था। कौन से शासकों में प्रयोग होता था? राजाओं, है ना? उसमें क्या होता था कि उनकी जो बुराई है उसको कुछ नहीं बोलना है ना, तो मार के धज्जियाँ उड़ा देंगे, है ना? गिलोटिन याद है कि नहीं? है ना? उसको चढ़ा दिया जाएगा, फांसी में चढ़ा दिया जाएगा। और तो सेंसरशिप की क्या कर दिया गया? समाप्ति कर दिया गया। मतलब सेंसरशिप मतलब समझ पाए ना, है ना? किसी भी व्यक्तियों के बारे में, किन्हीं भी व्यक्ति या शासक के बारे में क्या हो, है ना, बुराई को छुपा लिया जाए और सिर्फ किसको बताया जाए? अच्छाइयों को ही बताया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? सेंसरशिप कहते हैं, है ना? ये मूवी वगैरह में भी होता है। किस में होता है? मूवी वगैरह में। मूवी वगैरह में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई उसमें खराबी चीज़ है, मूवी को पहले दिखाया जाता है, ठीक है? उसमें जो खराब है, खराब सीन होता है ना बहुत सारा चीज़, उसको क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है। ठीक है। प्राचीन राजतंत्र, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे थे कि 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह क्या था? सेंसरशिप की समाप्ति। किसकी समाप्ति? सेंसरशिप की समाप्ति। दांत क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? आप लोग प्रतीक और रिंकू ठंडेले नहीं कर रहे बाबू, है ना? प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, है ना, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था, है ना? क्या बताया गया कि कोई भी अखबार है, नाटक है या किताब है, वो सारा चीज़ जो है राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा, सेंसर अधिकारियों मतलब उसको चेक करेगा, है ना? चेक करेगा, उसके बाद ही उसको क्या कर दिया जा सकता है? प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। माने जैसे कोई नाटक है, स्टेज पर दिखाना है तो उसको तभी दिखा सकता है जब पहले उसको क्या करेगा? उसका जो चेक करने वाले हैं सेंसर अधिकारी लोग जो हैं, किनके सेंसर अधिकारी? राजाओं के सेंसर अधिकारी। वे लोग जब तक उसको देखेंगे नहीं, है ना, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हैं? प्रकाशित नहीं कर सकते हैं, या तो फिर क्या नहीं कर सकते हैं? मंचित नहीं किया जा सकता था। समझेंगे नहीं? उसको देखेगा तभी इसके बाद ही किया जा सकता था। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया, है ना? क्या घोषित कर दिया? नैसर्गिक अधिकार। नैसर्गिक अधिकार मतलब क्या हो गया कि ये सभी का अपना एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो प्राप्त कर सकता है। जैसे हम लोगों का जो मौलिक अधिकार है वो कौन सी अधिकार है? नैसर्गिक अधिकार है। कौन सी अधिकार है? नैसर्गिक। मैंने हम लोग का जन्म हुआ और वो क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। समझेंगे नहीं? परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई। क्या आ गई? बाढ़ आ गई। बाढ़ आ जाना मतलब बहुत सारे छपने लगे, बहुत सारे ज़्यादा किताब, तस्वीर, पर्चे, अखबार, पुस्तक ये सब छपने लगे, जहाँ से वह तेज़ी से गांव देहात तक जा पहुँची। अब जैसे बहुत ज़्यादा मान लीजिए पर्चा उर्चा छपेगा, ठीक है, तो गांव एकदम मोहल्ले तक जाके पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा? आजकल तो अब तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्या आ गया? नेट का ज़माना है ना? किसकी ज़माना है? नेट का ज़माना है, तभी तो तुरंत फैल जाता है। नहीं फैलता तुरंत सर, है ना? अब हमारे कोचिंग को ही ले लीजिए कि आप लोग फैलाने में कम करते हैं, ठीक है? एक बार खाली मतलब कोनो चीज़ आ जाए, न्यूज़ है, तुरंत एकदम सबका स्टेटस रॉन देता है, बाकी सबको सूचना अपने आप पहुंच जाता है। नहीं पहुंच जाता है? कोई आपत्तिजनक बात है? उन्हें फ्रांस में घट रही घटनाओं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी।
प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे, है ना। प्रेस की क्या बताया जा रहा है, स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे, है ना। मान लीजिए प्रेस की स्वतंत्रता के मिलने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि हम कुछ बोल रहे हैं, प्रेस वाला जो है यानी कि मीडिया वाला जो है वो कुछ भी बोलेगा इधर से, तो उसका विरोध वाला भी कुछ बोल सकता है या नहीं बोल सकता है, वो स्वतंत्र होनी चाहिए, है ना, ठीक है। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जोड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था, है ना। किताबों को पढ़ना क्या था, मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही क्या था, शिक्षितों के लिए ही संभव था। मान लीजिए किताब पढ़ना जो है वो किसको संभव है, जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, शिक्षित लोग हैं वही ना पढ़ सकता है जी, जो पढ़े लिखे नहीं है वो सब क्या है, कुछ नहीं, ठीक है। सारांश मतलब जो चैप्टर खत्म हो गया लास्ट में फाइनली बचता है क्या है, सारांश, ठीक है। क्या बच गया, सारांश, है ना। तो क्या है, 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जान लीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी ये कहानी अब आगे बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है 1804 में क्या हुआ, अपने खुद को क्या घोषित कर दिया, सम्राट घोषित। एक वो सेना थे, आप जानते हैं ना क्या किया था, सैनिक तख्ता पलट किए थे कि नहीं, है ना, उस सेना के हेड थे। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। देखिए मैं आप लोगों को कल ही हल्का सा हिंट दिया था, क्या दिया था कि पूरा विश्व में ये क्या करना चाहते थे, राज करना चाहते थे कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि पड़ोस के जो यूरोपीय देश थे, यूरोपीय देश मैंने क्या, यूरोप तो महादेश था ना सर, तो महादेश था, तो एक अपना फ्रांस हो गया, तो फ्रांस के जो और उसके जो पड़ोस के यूरोपीय जो देश थे उन सभी पर क्या विजय यात्रा शुरू की। कौन सी यात्रा शुरू की, यानी कि वो पूरा एकदम मतलब युद्ध करने लगे। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। किसको दे दिया, अपने खानदान, कोई मामू को बैठा दिया, कोई नाना बाग बैठा दिया, कनो भगना को बैठा दिया, कनो भतीजा को बैठा दिया, ले रहे शासन कर जो, है ना। ऐसे अपने खानदान का आदमी को क्या करते रहे, बैठा दिया, ठीक है। जैसे हर एक का अपना अपना अलग अलग होता है। जैसे आप लोग घर से कहीं जाते होंगे, यदि भाई वगैरह गया है तो कोशिश रहता है कि यदि कुछ मिल रहा वहाँ तो भाई को भी दिला देना सबसे पहले, अपने ले चाहे नहीं ले, भाई ले लिया चाहे अपना लिया, सबसे पहले भाई को दे दिए, तो फिर क्या लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है अपने। और जैसे दोस्त है कोई, आप दोस्त भी में भी ऐसा होता है, आप कहीं दूर दराज गए हैं और दोस्त नहीं ले पाया तो मिल बांट के कर लेता है, नहीं तो फिर उसको दे देता है, नहीं होता है ऐसा। बाहर में दुख होता है, मैंने यहाँ पे भी साथे में दुख ना चल जाएगा, यहाँ खरीद लेगा एगो क्या बोलते हैं, कोई सामान खरीद लेगा तो दोहरा देंगे मत खराब हुआ, तुमको लड़े लगेगा दोनों। लेकिन बाहर जब जैसे मान लीजिए यहाँ से बाहर चल जाएँ, कोनो दूसर गांव ही ले लीजिए ना, छोड़िए ज़्यादा नहीं, दूसरा गांव भी चल जाएंगे ना तो थोड़ा लगने लगता है कि नहीं साथ में आया, नहीं लगता है, फीलिंग नहीं होता है, बुरा लगने लगता है, ठीक है। और दूसरा यदि आप जिला उला चल गए हैं, बाहर पढ़ने उड़ने चल गए तो वहाँ तो और बुरा लगता है। कोई कुछ बोल देगा तो उसके लिए मर मिटने के लिए क्या है यार, कैसे बोल दिया, तुम माथा खराब हो गया, तुमको मार के धज्जे उड़ा देंगे, हैं नहीं होगा ऐसे, क्या मार के क्या तुम ऐसे दिखा रही है, मेरा स्टाइल कर रही है तुम, मार के धज्जे उड़ा देंगे। ये धज्जिया उड़ा देना और शिक्षक नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं क्या बोलते हैं और शिक्षक है। 2-4 वो डायलॉग है अपना मेरा, है ना, मार के धज्जिया उड़ा दूंगा, ठीक है, क्या है, ठीक है, छोटा मार के मुंह बैंड बांड कर दूंगा अभी ज़्यादा मुझे। बैंड बांड ही क्या होता है, बैंड तो समझ गया मुड़ गया, और बांड माने बैंड बांड नहीं, ये नहीं बोलते, मारूंगा तो वहाँ पे बैंड बांड हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा। फिर क्या, और क्या, दांत टूट जाएगा, दांत टूट जाएगा ये बोलता हूँ जी, अरे ये बोलता मैं मारूंगा दांत टूट जाएगा, गधा कहेंगे, समझ नहीं आता है। मैं क्या क्या बोलता हूँ सब पूछ रहा हूँ डायलॉग, आप लोग उसमें से तो चोट्टा जो है देखता हूँ चलो सब एकदम इस्तेमाल करते हैं, हमको लगता है सब चोट्टा का है,
ये शब्द फिर मैं खान सर से बाद में सुना, मतलब क्योंकि खान सर का वीडियो तो 2020 में देखने लगा ना, तो 2020-21 में इनका देखने चालू किया, क्योंकि उसी टाइम तो ये फेमस ही हुए खान सर। तो उससे पहले ही प्रयोग करता था मैंने शुरू से आया हूँ तब से। क्या चोट्टा, आज छोटा छोटा बुदरू भी बोलता है, सब लोग बोलता है छोटा कहीं का। हमारा भांजवा सीख गया तो वो बोलता है लाठी लेगा, वो जानवे करते कैसे चलते ना, जो छोटे हैं ना, आज सबको एकदम मैंने लाठी दिखाता है, उठक पटक, ठीक है, सब सीख गया। देखिए आगे देखिए, अब तो खत्म हो गया है ना। तो क्या हुआ कि पुराने राजवंशों को हटाकर उसने अपने साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दिया, अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दिया। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। क्या मानता था? अग्रदूत, माने सबसे आगे का, सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वो अपने आप को मानते थे। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए, निजी संपत्ति की सुरक्षा के क्या बनाए? कानून बनाए, और दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई, है ना। दशमलव पद्धति पर, माने जो समान है वो दशमलव पद्धति पर, जो पॉइंट में, जैसे अब सीधा सीधे पहले तो 1 किलो 2 किलो 3 किलो ऐसे होता था, उसके बाद दशमलव पर आ गया 1 किलो 100 ग्राम में रखो कुछ बात, ठीक है। तो ये सब पद्धति पर नाप तोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था। कैसे लगता था? शुरू में लगा कि वाह कितना अच्छा आदमी आया है, सब कुछ एकदम इतना देश को जीत रहा है, अच्छा लग रहा है, चल। लेकिन फिर भी क्या होने लगा, फिर जैसे सबको समाप्त किया गया वैसे उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। कौन सी हार हुई? वाटरलू में हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले सबके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद सामने आया, है ना। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में उदारता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे, है ना। इसी से प्रेरणा लेने वाले क्या थे? दो ठोस उदाहरण, राजा राम मोहन राय, है ना, और कौन? टीपू सुल्तान। ये सब क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने के क्या थे? दो ठोस उदाहरण थे। समझे कि नहीं? इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा क्या होता है? समाप्त होता है। और अब हम लोग अगले क्लास में क्या पढ़ेंगे? मैथ्स पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगले क्लास में और आप लोगों के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।